हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुबंधु में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि इंडियन टीम जो कि वो दूसरा ओडीआई मैच हार जाती है वेस्ट इंडीज से और बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहती है। उसका स्कोर कार्ड अपडेट भी आपको दिया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपको रिजल्ट जानना है या स्कोर कार्ड के बारे में पता करना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन टीम की प्रिपरेशन होनी चाहिए और वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए, और एक तरह से रियलिटी में किस प्रकार की उसकी एक तरह से प्रिपरेशन हो रही है और क्या एक तरीके से टीम इंडिया की जो इस समय गलती हो रही है जो कि शायद होनी नहीं चाहिए, जो भी हमें एक तरीके से बाहर से लग रहा है। क्योंकि टीम इंडिया अंदर से उनकी सोच क्या है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, वो तो एक तरह से उन्हीं को पता होगी, या फिर जो एक तरीके से ग्राउंड जीरो से उनको फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा। पर जो भी एक तरह से बाहर से देख के हमें लग रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आइडियली देखो, ये जो सीरीज़ जब अनाउंस हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे कि आप वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने जा रहे हो, वो भी पूरी सीरीज़, टेस्ट मैच, ओडीआई, टी20 भी, उस टीम के साथ जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है, जो कि अभी 2 महीने बाद आपके देश में होने वाला है। तो बेसिकली फैंस काफ़ी नाखुश थे कि इससे अच्छा होता आप आयरलैंड या नीदरलैंड या फिर अफगानिस्तान जैसे टीमों के साथ खेल लेते। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ के बीच में आते आते हमें ऑलरेडी कुछ झटके लग चुके हैं। जैसे कि एक तो टेस्ट मैच जो कि बरसात की वजह से रद्द हो गया, हमारे जो WTC के पॉइंट्स थे उसमें भी एक तरह से हमें एक तरह से लॉस झेलना पड़ा। और यहाँ पे भी देखो, अनएक्सपेक्टेडली हम दूसरा ओडीआई मैच हार चुके हैं और बुरी तरीके से मैच हारे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस सब सीरीज़ से पहले, स्पेशली जो ओडीआई सीरीज, उससे पहले फैंस का एक तरह से एक्सपेक्टेशन ये था कि विराट कोहली कुछ 102 रन पीछे थे अपने 13,000 ओडीआई रन से। रोहित शर्मा कुछ 170-75 रन, जो कि अपने 10,000 ओडीआई रन से पीछे हैं। और यही सब उम्मीद कर रहे थे कि रोहित के फैंस या विराट के फैंस या फिर इंडियन क्रिकेट के फैंस कहें कि ये जो अपने माइलस्टोन से वो पूरा करेंगे वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले। साथ ही हमें यहाँ पे 350-400 रन की बड़े स्कोरें देखने को मिलेगी। एक साथ डबल हंड्रेड भी देखने को मिल सकता है। कंप्लीट डोमिनेशन देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज़ के ऊपर इंडियन टीम की। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली बैटिंग करने के लिए ही नहीं आ रहे हैं और टीम इंडिया यहाँ पे अननेसेसरीली एक्सपेरिमेंटेशन करते ही जा रही है। और जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी एक तरह से खिचड़ी बन गई है कि कभी भी किसी को भेज देते हैं। वो जो हम बचपन में नहीं करते थे कि बल्ला रख के उस पर नंबरिंग करते थे और उससे डिसाइड ये करते थे कि कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पे खेलेगा। और इस समय लग रहा है कि जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट है वो इस समय वही कर रही है। पहले मैच में अगर आप देखो, इंडिया ने टॉस जीता और कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, जबकि आइडियली उनको बैटिंग करना चाहिए था क्योंकि उनको बैट्समैन को टाइम देना है। मिडिल ऑर्डर में कुछ एक तरह से वो ट्राई कर रहे हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, संजू सैमसन हो गए, जो कि अभी फिक्स नहीं है टीम में। तो अगर उनको आपको बैटिंग टाइम देना है, आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, पर आपने किया बॉलिंग। उसके बाद क्या हुआ, कम स्कोर बना तो रोहित और विराट बैटिंग करने ही नहीं आए। बहुत नीचे रोहित शर्मा को फाइनली आना पड़ा, बट आपने जो दूसरे बल्लेबाज तो उनको एक तरीके से टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराया। और सेकंड मैच में ये हुआ कि रोहित और विराट खेले ही नहीं, आपने अगेन वहाँ पे चेंजेस कर दिए और अगेन वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया। मतलब आप देखो, वर्ल्ड कप में बस 2 महीना बचा हुआ है और जो एशिया कप भी है उसको भी आप इस सीरीज़ के बाद ही खेलोगे। जो 1 तारीख को आखिरी मैच है, उसके बाद ही अगर आप देखो अगला मैच जो कि आपका पाकिस्तान के साथ 2 सितंबर को ही होना है। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन फुल्ली होना चाहिए और जो आपकी एक तरीके से आइडियल प्लेइंग 11 है वो खेलनी चाहिए। इंडियन टीम के लिए दिक्कत ये भी है कि जो उनके एक तरह से प्रमुख कुछ खिलाड़ी हो गए, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत, बुमराह हो गए, वो अभी फिट नहीं है। उसी वजह से अगर आप देखो आइडियल प्लेइंग 11 अभी बन नहीं सकती। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उनकी फिटनेस का। हमें पता है ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर बाकी 3 अवेलेबल हो जाते हैं, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सीधे 11 में उतर सकते हैं। तो शायद वो एशिया कप तक हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको एक तरह से बैकअप तैयार करने हैं और साथ ही ये इंश्योर करना है आप जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी जो मेन टीम है वो उतना एक तरीके से इकट्ठा खेले। क्योंकि पिछले टाइम में भी हमने एक तरह से वही प्रॉब्लम फेस किया है पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में, कि लगातार आपकी जो मेन टीम होती है वो खेलती ही नहीं है। क्योंकि कभी किस सीरीज़ में आपके मेन प्लेयर रेस्ट कर रहे होते हैं तो कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। तो रेगुलरली आप देखो वो जो मेन प्लेयर्स होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं, वो खेलते ही नहीं रेगुलरली। और उसी के चलते अगर आप देखो, जब आप मेन टूर्नामेंट में उतरते हो उसमें अगर आप देखो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। 2000 अगर आप 22 का अगर एशिया कप देखो तो केएल राहुल सीधा वहाँ पे आप देखो इंजरी के बाद वो जिम्बाब्वे गए थे और वहाँ से 1-2 मैच खेलने के बाद वो एशिया कप में आए। T20 का कोई भी एक तरह से गेम उन्होंने नहीं खेला था और आई गेस कि उन्होंने शायद इंटरनेशनल T20 एक भी नहीं खेला था 2022 में, और सीधा वो एशिया कप में उतरे थे और शायद पहली या दूसरी बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ लग रहा है कि श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल हो, वो इंजरी के बाद सीधे एशिया कप में ही आएंगे। बट चलो वो सही है क्योंकि उन्होंने एक तरह से परफॉर्म किया है, डिजर्व भी करते हैं, टीम में हो ना, तो वो आप एक तरह से उनको ले सकते हो। मे बी
थोड़ा सा उनको नेट में एक तरह से प्रैक्टिस करा सकते हो, या फिर जो आयरलैंड वाला सीरीज़ है उसमें आप उनको देख सकते हो कि थोड़ा सा वहाँ पे प्रिपरेशन कर ले। लेकिन जो बैकअप आप तैयार कर रहे हो और जिस तरह से आपकी प्लानिंग हो रही है पिछले सीरीज़ में जो कि अभी वेस्ट इंडीज़ में चल रही है, उसको देख के नहीं लगता कि आप एक तरह से फुल्ली प्रिपेयर हो रहे हो वर्ल्ड कप या इवन एशिया कप के लिए भी। आपके जो दो प्रमुख बैट्समैन हैं वो ही नहीं खेल रहे हैं और आप जो दूसरे बल्लेबाज हो उनको एक तरह से ट्राई कर रहे हो। कोच का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर हम उन दोनों को खिलाएंगे हो सकता है बाकी प्लेयर को टेस्ट ना कर पाए, और हम एक बिगर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। बट सवाल ये है कि जो बिगर पिक्चर है वो हमें भी पता है कि आप वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी कर रहे हो, और क्यों इस वक्त आप उनको रेस्ट करा रहे हो वो भी एक तरह से समझ आता है कि आपको एक तरह से जो बैकअप प्लेयर्स है उनको एक तरह से गेम टाइम देना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप बड़े मैच की तैयारी कर रहे हो कि किसी दिन आपके ये दो रोहित और विराट आउट हो गए तो फिर आपके जो बाकी के जो बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में, तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में हमने वो चीज़ भी देखा है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपका जो टॉप ऑर्डर है वो आपको कैरी करता है, वो परफॉर्म करके जिताता है। एक बड़े प्रेशर गेम में, नॉकआउट गेम में वो दोनों फेल हो जाते हैं या आपका टॉप थ्री फेल हो जाता है, तो आपकी कंप्लीट टीम जो कि है वो भी एक तरह से फेल हो जाती है क्योंकि उनको गेम टाइम मिला ही नहीं होता है। चलो ये एक लॉजिक है जो कि समझ आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि आप गेम टाइम दे रहे हो प्लेयरों को, वो भी सही है। तो अगर ये सोचे तो फिर आप ये करते कि रोहित और विराट को शायद आप टीम में ही नहीं रखते, उनको रेस्ट करा देते और सीधे एशिया कप में ही खिलाते। बट चलो उसमें भी एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि अजीत अगरकर जो कि आपके नए सिलेक्टर है, उन्होंने ये टीम सिलेक्ट नहीं की थी वेस्ट इंडीज़ की, बट क्योंकि अब उनको एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट करना है तो मैं भी उनके दिमाग में कुछ एक तरीके से कन्फ्यूज़न ज़रूर रही होगी कि जो बैकअप प्लेयर है उनको लेके। तो उस हिसाब से शायद जो अभी वेस्ट इंडीज़ में गए हुए थे तो शायद उन्होंने कोच और कप्तान से बात की होगी कि आप ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे कि हमें भी एक तरीके से मदद हो जाएगा टीम सेलेक्ट करने के लिए। तो चलो उस चीज़ पे भी हम एग्री कर गए कि आप रोहित विराट को नहीं खिला रहे हो और उनको रेस्ट करा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक तरीके से आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो और स्पेशली जो बैटिंग ऑर्डर में आप एक तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हो वो भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पहले मैच में किया कि ईशान किशन जो कि वो नंबर 4 पर स्लॉटेड थे, वो थोड़ा सा लगा अजीब है क्योंकि आइडियली संजू सैमसन को वहाँ पे खेलना चाहिए था क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अच्छा किया हुआ है, और केएल राहुल के बैकअप के तौर पे एक मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर अगर कोई अच्छा कर रहा है संजू सैमसन के रूप में, आपको उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। तो आपने क्या किया, उनको वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में स्लॉट कर दिया संजू सैमसन के ऊपर। चलो ये अलग चीज़ हुआ कि आपने उनको ऊपर भेज दिया बैटिंग करने के लिए क्योंकि कम स्कोर था। तो वहाँ पे क्लियरली दिखा कि संजू सैमसन जो कि एक रेस में है, एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने सेकंड मैच में भी किया, अगर आप देखो, चलो रोहित विराट नहीं भी थे, आपने संजू और अक्षर को लाए, बट बैटिंग ऑर्डर आपने क्या रखा, ओपनिंग तो वही एक तरह से आपकी जोड़ी रही, लेकिन नंबर 3 पे पहले मैच में सूर्या खेले थे, लेकिन इस मैच में आपने संजू को भेज दिया। सूर्या जो नंबर 3 खेले थे पहले मैच में, उन्होंने नंबर 6 बैटिंग की दूसरे मैच में। जो पहला मैच हुआ था उसमें हार्दिक ने नंबर 4 खेला था, बट इस मैच में अक्षर पटेल नंबर 4 हो गए। और तो वो कैसा लॉजिक है कि आप अक्षर पटेल जो कि आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको आप नंबर 4 भेज रहे हो। एक वक्त के लिए अगर आप रविंद्र जडेजा को भेज देते तो वो भी समझ आ जाता कि रविंद्र जडेजा को आपने ऊपर भेज दिया है। बट वो भी आप देखो कि अगर नंबर 5 हो तब जाके सही लगता है, बट नंबर 4 पे अक्षर या रविंद्र जडेजा का खेलना उतना एक तरीके से मतलब क्लैरिटी नहीं देता है कि आप करना क्या चाहते हो। और जैसा कि कहा कि हार्दिक ने भी पहले मैच में 4 खेला फिर 5 खेले, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि शायद बेहतर हो सकती थी। मेरी अगर आप देखो तो मेरी पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें अगर आप देखो, अगर रोहित और विराट आ गए थे सीरीज़ में, इस सीरीज़ में उपलब्ध थे, देखो आपको 2 ही स्लॉट की एक तरह से तैयारी करनी है क्योंकि आपको 4 स्लॉट पता है। रोहित और विराट आपके टॉप 3 में होंगे, इसके अलावा जो आपका दूसरा ओपनर होगा वो शुभमन गिल होगा। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म या फिटनेस के कोई इशू होते हैं तो फिर ईशान किशन आपके पास उस स्लॉट के लिए है। फिर नंबर 6 पे आपका फिक्स है वो है हार्दिक पांड्या। नंबर 4 और 5 आपका आइडियली श्रेयस अय्यर, केएल राहुल होने चाहिए, बट ड्यू टू इंजरी प्रॉब्लम अभी वही 2 स्लॉट है जिसके लिए आपको बैकअप रेडी करने हैं। तो उसमें सिंपल चीज़ था कि एक संजू सैमसन था नंबर 4 के लिए और एक नंबर 5 के लिए सूर्य कुमार यादव था, और आपको वही बैटिंग ऑर्डर जो कि वो ट्राई करनी थी। बहुत ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस करने नहीं थे। ईशान किशन का हमें पता है क्योंकि वो एक बैकअप ओपनर भी है, बैकअप विकेट कीपर भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली उस लिस्ट में है जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पिक होंगे। आपको कॉल लेना था सूर्या और संजू में, इसलिए आइडियल यही होता आप उनको खिलाते और उसी पोजीशन पे खिलाते जिस पोजीशन के लिए वो एक तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं। और अगर आपको रोहित और विराट के बगैर ही एक तरह से प्रिपरेशन करनी थी तो आपको पहले ही मैच से करनी चाहिए थी कि आपको पहले ही मैच और सेकंड मैच दोनों में सेम टीम खिलानी चाहिए थी और सेम बैटिंग ऑर्डर भी। बट जिस तरह से दोनों मैचेस में एक तरीके से आपने
अलग अलग टीमें खिलाई, अलग अलग बैटिंग ऑर्डर खिलाई, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। और स्पेशली वो जो अक्षर पटेल वाला मूव था नंबर 4 पे, वो तो बिल्कुल ही एक तरह से समझ नहीं आया। मतलब ठीक है कि आप तैयारी कर रहे हो कि किसी दिन अगर बहुत वो बुरा सिचुएशन हो जाता है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप प्लेयरों को भी गेम टाइम दे रहे हो। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ होता कि आपके जो मेन खिलाड़ी भी है, रोहित हो, विराट हो, उनको गेम टाइम मिलता। और ऐसा नहीं कि आपका जो एशिया कप है वो कोई छोटा टूर्नामेंट है। पिछली बार आप एक तरह से फाइनल में भी नहीं गए थे, और कहीं ना कहीं वो टूर्नामेंट अगर आप जीतते हो, उनमें से अगर आप देखो 4 टीमों का आप वर्ल्ड कप में भी फेस करोगे, तो वो एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस देगा। और एक ट्रॉफी आप जीत के जाओगे, एक और ट्रॉफी जीतने के लिए, तो वो भी एक तरह से आपको मोटिवेशन भी देगा। तो उसके लिए ये एक तरीके से आइडियल होगा कि आप एक तरीके से प्लेयरों को स्पेसिफिक रोल दे दो, और स्पेसिफिक पोजीशन पे जिसका जो पोजीशन है उसी हिसाब से उसको रोल भी डिफाइन कर दो कि आपको टीम में इस रोल में खेलना है। और उसी हिसाब से अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर आगे उनके लिए बेहतर होगा, ना कि आप लास्ट मिनट तक वही कॉल ले जाओ। मतलब ठीक है, अभी भी देखो कि काफ़ी एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कि वो जो फैसला है राहुल द्रविड़ का या टीम मैनेजमेंट का, उसको एक तरीके से बोल रहे हैं कि वो सही है, इस वक्त आपको ट्राई करना चाहिए। बट ये चीज़ हम पिछले 2 सालों से ही देखते आ रहे हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप निकल चुके हैं, आपकी तैयारी इसी हिसाब से होती है। बट लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसे कॉल लिए जाते हैं, स्क्वाड ऐसा पिक किया जाता है, वो कुछ समझ ही नहीं आता है। और उसमें एंड रिजल्ट क्या होता है कि अगेन एंड अगेन आप सेम मिस्टेक करते हो, और आईसीसी का जो एक और इवेंट होता है उसको एक तरीके से उसमें पानी फेर के चले आते हो। उसी वजह से अब देखो जो फ्रस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, जैसा कि हमारे कप्तान कहते हैं कि हमें बाहर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे कोच साहब बोलते हैं कि हम कुछ बिगर पिक्चर देख रहे हैं, कुछ बड़े मोमेंट के लिए एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। बट पिछले 1-2 साल से हम वही चीज़ देखते आ रहे हैं और वही फेलियर ही हो रहा है। टीम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन बट कभी कभार क्या होता है कि जब हम रेगुलरली हम मैचेस देख रहे होते हैं बाहर से, तो हमें आइडिया रहता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, गलत हो रही है। क्योंकि एक तरीके से टीम मैनेजमेंट जो कि है वो हर बार एक तरीके से जो अपनी गलतियां हैं उस पर तो एक तरह से पर्दा डाल देते हैं, और जो लाखों करोड़ों फैंस हैं उनको निराश होना पड़ता है कि एक और आईसीसी इवेंट जो कि वो एक तरीके से मिट्टी में मिल गया। तो इस बार क्योंकि घर पे ही है और बहुत नज़दीक है, तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द जो कि है वो ये चीज़ें एक तरह से ठीक हो। बट इन सब चीज़ों से भी जो एक्सपेरिमेंटेशन में एक तरह से ब्लंडर हो रही है, जो टीम मैनेजमेंट जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर सेट कर रही है, चलो वो सब चीज़ें एक तरीके से गलत हो रही है। लेकिन एक और चीज़ जाए जो कि शायद खुद को इंडिविजुअल प्लेयर को भी समझना पड़ेगा, जो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है उस पर भी एक तरीके से आपको काम करना पड़ेगा कि कब तक आप वही रोहित शर्मा, विराट कोहली या शिखर धवन जब हुआ करते थे उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे। मतलब एज ए यंगस्टर आप जब खेल रहे हो, आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के ऊपर खेल रहे हो, वहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वहीं पे हम देख रहे हैं कि जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन उनसे है, जिस तरह से उन्होंने T20 में परफॉर्म किया है वही एक तरह से हम चाहेंगे यहाँ पे भी कर दे, क्योंकि 2 T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा वो भी रह चुके हैं जहाँ पे हमने फेलियर देखे हैं। तो यहाँ पे भी नहीं चाहेंगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप का भी वो हिस्सा रहे, और यहाँ पे भी सिर्फ मतलब सिर्फ प्रॉमिस के दम पर भी उनको एक तरह से पिक किया जाए और परफॉर्मेंस नहीं हो। T20 में जो उनके नंबर्स है, मतलब वो इस समय आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से, वो नेक्स्ट लेवल है। बट अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करोगे उनके नंबर्स बहुत ही ख़राब है, और वो सिर्फ एक तरीके से इंस्टिक्टिव कॉल है कप्तान और कोच का, एक गट फील के तौर पर जा रहे हैं ये हमें एक तरह से बड़े स्टेज पे एक तरह से मैच जिताएगा। बट ओडीआई में अभी वो प्रॉमिस नहीं दिखा है। संजू सैमसन का भी अगर आप देखो, मतलब उनके लिए तो एक तरह से हल्ला मच जाता है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अगर वो नहीं खेलते हैं। बट कल की अगर आप देखो, चलो एक ही मैच थी, फेलर पे बहुत ज़्यादा कुछ एक तरह से नहीं कहेंगे, बट उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक ही मैच मिलेगा या 2 मैच मिलेगा पता नहीं, बट उसी में ही आपको अच्छा करना पड़ेगा। बाकी भी जो और रहे जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, अब उनको भी ये समझना पड़ेगा कि इस टीम में अब वो लीडरशिप ग्रुप में आ चुके हैं, वो कप्तान है, वाइस कप्तान है, तो उनको और बेहतर करना पड़ेगा जो उनकी ऑलराउंड एबिलिटी है। क्योंकि वो जो स्किल सेट लाते हैं वो इस समय इंडियन टीम के पास बाकी उतने खिलाड़ी नहीं हैं जो कि वो काम कर सके। रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट हार्दिक इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो उनको भी विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ईशान किशन, शुभमन गिल के लिए यही है कि उन्होंने रिसेंट टाइम्स में अच्छा ही किया है, और उसी वजह से थोड़े से कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहे हैं, और वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डाउट नहीं होनी चाहिए। बट उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें और भी ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। कल भी अगर आप देखो दोनों को स्टार्ट मिल चुका था। अमूमन तौर पर अगर आप देखो रोहित शर्मा विराट कोहली को अगर ऐसा स्टार्ट मिलता है तो उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करते हैं, तो वही चीज़ उनको भी करना पड़ेगा। ये 40-50 से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट है, T20 नहीं। T20 में फिर भी आप 30-35 से खुश हो जाओगे, बट वनडे क्रिकेट में वो नहीं चलेगा, स्पेशली अगर आप ओपनर हो, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो।
तो ओवरऑल जो भी प्रिपरेशन चल रही है, जिस तरह से एक तरह से मैचेस घटे हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरह से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अभी इंजरी एक तरह से पता नहीं है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल कब फिट होके आएंगे, उनकी मैच प्रैक्टिस कितनी होगी, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। तो इस समय तो मुझे वर्ल्ड कप तो छोड़ो, एशिया कप में भी एक तरह से डाउट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की साइड जो कि है, भले ही ऑन द पेपर हम उनसे बेहतर हो, बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो शायद हमसे वो ज़्यादा बैलेंस टीम है, क्योंकि उनका एक यंग कप्तान है जो कि मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है लगातार, उसके अंडर में प्लेयर भी अच्छा कर रहे हैं, रेगुलरली एक तरीके से एज अ टीम खेल रहे हैं। श्रीलंका अपने घर पे खेलेगी और डिफेंडिंग चैंपियंस होगी एशिया कप की, तो वो भी एक तरह से वहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेटेड होंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होंगे। साथ ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी आपको पता है कि हर एक बड़े टूर्नामेंट के ऊपर वो एक तरीके से ऐसी टीमें रहती हैं जो कि अच्छी फाइट करते हैं। और बाकी वर्ल्ड कप के लिए तो जैसा ही कहा कि अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब तो देखो आपके पास बहुत सारे मैचेस नहीं है, आपको सीधा एशिया कप में ही खेलना है 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ। तो हो सकता है वहाँ पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की अगर वापसी होती है तो फर्स्ट ओडीआई वो वहीं पे ही खेलेंगे। तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं इंडियन टीम जो कि बेहतर करे। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडियन टीम से हमेशा से रहती है, बट जो फेवरेट्स का एक तरह से टैग रहता है, आई डोंट थिंक इस बार इंडियन टीम के साथ होगा। मतलब घर पे खेल रहे हैं तो लोग यही मानेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट होंगे, और क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट है तो वहाँ पे एशिया कप में भी आप फेवरेट्स रखोगे। और जो मेरी सोच है और काफ़ी इंडियन टीम की जो फैंस है उनके लिए भी एक तरह से यही सोच रहेगी कि वहाँ पे डाउट ज़रूर रहेगा। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आपको कैसा लग रहा है ये जो इंडियन टीम मिक्सअप कर रही है, जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, जो बैटिंग ऑर्डर में जो लगातार एक तरह से बदलाव कर रहे हैं, और क्या एक तरह से सही अप्रोच है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे चेंजेस करना और अपनी एक तरीके से फाइनल टीम के साथ ना खेलना कितना भारी पड़ सकता है इंडियन टीम को, उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।